हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। भाई कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है हिंदी की क्लासेस? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। और इसी के साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिंदी की अगली क्लास, और जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। आज उपसर्ग पढ़ेंगे, उपसर्ग का भी पहला पार्ट, ठीक है ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग क्या चीज़ होती है ना? उपसर्ग और प्रत्यय का लेसन है हमारा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग को समझेंगे कि उपसर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं और उपसर्ग होता क्या है, राइट? तो देखिए भाई, उपसर्ग शब्द में दो शब्द हमारे पास है। एक का मतलब है उप, एक शब्द है उप, और दूसरा हमारे पास में क्या है? सर्ग। तो उप का मतलब होता है समीप। क्या होता है? समीप। उप का मतलब समीप, नजदीक, पास, है ना? और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना या निर्मित करना या निर्माण करना, राइट? ये दो। उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। अर्थात इसका मतलब हुआ कि किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? शाब्दिक अर्थ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है ना? देखो, किसी शब्द के अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, नया शब्द बनाना, ये इसका अर्थ हो गया। इसी तरह से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं बड़ी आसानी से। उपसर्ग की परिभाषा, भाई उपसर्ग जो होते हैं क्या है? उपसर्ग वास्तव में शब्दांश है। क्या है? शब्द के अंश होते हैं, ये कंप्लीट शब्द नहीं होते हैं ये, ठीक है ना? तो ये शब्द के अंश होते हैं। तो हम बोलेंगे वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे या आदि में आकर या जुड़कर उस शब्द में विशेषता ला देते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना? लिख लीजिए परिभाषा, ठीक है ना? उपसर्ग क्या है वास्तव में? तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि मतलब शुरू में, आदि में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं या कर देते हैं, ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। अब कुछ उदाहरण देखेंगे इसके हम लोग, और ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में उपसर्ग है क्या चीज़, प्रीफिक्स वास्तव में क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, है ना? और उसके बाद देखेंगे सफिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है? तो देखो भाई, यहाँ पे देखते हैं अपन उपसर्ग के कुछ उदाहरण। जैसे हमारे पास में एक शब्द है हार। क्या है? हार एक शब्द है। इसका मतलब होता है जनरली पराजय। क्या होता है? पराजय। अब इस शब्द के आगे हम क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगाएंगे। फिर देखते हैं इस शब्द के अर्थ में विशेषता आती है या नहीं आती है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जनरली तो क्या है इसका अर्थ? हार का मतलब पराजय, ठीक है ना? अब देखिए उपसर्ग लगा लगा के देखते हैं परिवर्तन होता है कि नहीं, विशेषता आती है या नहीं।
ठीक है ना। तो हार का शाब्दिक अर्थ तो हो गया हमारे पास में पराजय, लेकिन अब इसी हार के आगे मैं क्या कर दूं, एक प्रा उपसर्ग लगा देता हूं, प्रा प्लस हार, अर्थात ये हो गया प्रहार। प्रहार का मतलब बेटा हो जाता है क्या, चोट करना। क्या करना, चोट करना। परिवर्तन आया, यस सर परिवर्तन आया, ओके। अब इसी हार के आगे मैं लगा देता हूं आ प्लस हार, तो ये हो जाएगा क्या, आहार। और आहार का मतलब क्या बेटा, आहार का मतलब भोजन। आहार का मतलब क्या, भोजन, ठीक है। इसी के साथ और देखते हैं अपन उदाहरण। ये हार, वही हार है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हार हमारे पास, और इस हार में लगा दिया हमने क्या, सम प्लस हार, ठीक है। और ये हो जाएगा संहार, संहार। और इसका मतलब होता है विनाश। क्या होता है, विनाश। इसका मतलब हो गया विनाश, ओके। कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, है ना। और देखिए आप लोग यहाँ पे, ये हार वापस हमारा, और इसमें जोड़ दिया हमने क्या, वी प्लस कर दिया, विहार। और विहार का मतलब होता है बेटा घूमना। क्या होता है, घूमना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने हार शब्द में उपसर्ग लगा लगा के उसके अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, विशेषता ला के रख दी हमने उस शब्द में, पूरी तरह से एक चेंजेस आ गया। और ये चेंजेस लाने वाला कोई और नहीं है, ये कौन है, ये उपसर्ग है। इसी को हम लोग, इस शब्द के अंश को ही उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, यदि हम इन शब्दों को अलग पढ़ें, इन शब्दांशों को अलग पढ़ें, जैसे प्रा, आ, सम और वी, ये वाला वी, तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में ये अर्थ कब प्रदान करते हैं, जब किसी शब्द के साथ, जब किसी शब्द के समीप में आकर ये लगते हैं, आगे आकर, तब ये कुछ अर्थ प्रदान करते हैं। अन्यथा इनका अपना कोई पर्सनली कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको शब्दांश कहते हैं। शब्द के अंश मात्र है ये, क्या है, अंश। लेकिन अंश के होने के बावजूद भी ये पूरी तरह परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा अभी तक कि वास्तव में उपसर्ग होता क्या है, जो कि शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसके आगे लगता है। कहाँ लगता है, आगे, आदि पहले जुड़ता है, ठीक है। अब हमारे जो उपसर्ग हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है हमारे व्याकरणाचार्यों के द्वारा। कौन कौन से, जरा समझ लीजिए। तो 5 अलग अलग डिवाइडेशन है इनके। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। किसके, संस्कृत के उपसर्ग, जो कि संख्या में 19 है। कितना है, संख्या में 19 है। इसी के साथ साथ दूसरा है हमारे पास में हिंदी के उपसर्ग, जो कि संख्या में 13 है। कितना है, 13 है। इसी के साथ साथ थर्ड में आता है हमारा उर्दू, या कहते हैं हम लोग अरबी फारसी के उपसर्ग, जो कि संख्या में कितना है भाई, 19, 13, और इनकी संख्या लगभग 19, 13, सॉरी, हमारा जो संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या है 22। कितनी है, 22। और हिंदी के जो है वो 13 ही है। और साथ ही साथ हमारा जो अरबी फारसी के जो उपसर्ग है, यानी कि उर्दू के जो उपसर्ग है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 19। अरबी फारसी की कितनी है, 19, राइट। तो ये अलग अलग प्रकार है। इसी के साथ साथ कुछ उपसर्ग हमारे पास इंग्लिश के भी है, अंग्रेजी के उपसर्ग भी है, और कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जो अव्यय के रूप में है ना। किस रूप में, अव्यय के रूप में, यानी कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं इसको कि कितने प्रकार के हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
सबसे पहला है हमारे पास में कौन सा, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या कितनी है बेटा, 22। दूसरा हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या कितनी है, 13। फिर उर्दू के उपसर्ग, उर्दू या कहते हैं आप लोग, इसमें शामिल है अरबी और फारसी, अरबी एंड फारसी, इनके उपसर्ग, ठीक है ना। और ये उपसर्ग हो जाएंगे हमारे कितने, 19। फिर इसके बाद जो विभाजन है वो अंग्रेजी के उपसर्ग के रूप में है, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है ना, कुछ अंग्रेजी के हैं। और इसके बाद लास्ट में संस्कृत उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय, राइट। ये 5 अलग अलग डिवाइडेशन है हमारे पास उपसर्ग के, ठीक। अब इसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे, सबके सब उपसर्गों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग है जो कि 22 है, इन 22 को देखेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। उसके बाद हिंदी के उपसर्ग देखते हैं, फिर उर्दू के देखेंगे, फिर अंग्रेजी के भी देखेंगे, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयवों की चर्चा भी की जाएगी, ठीक है। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट ऑफ, और फिर बात करते हैं हम लोग संस्कृत के उपसर्गों की, ठीक। देखिए भाई, हम लोग निकालेंगे क्या, उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग है उनको निकालते हैं इन वर्ड के माध्यम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है सर अत्यधिक। तो अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है सर, अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक हो जाएगा, अधिक, अति प्लस अधिक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ये निकालेंगे हम अति प्लस अंत, अत्यंत, तो यहाँ पे भी अति उपसर्ग निकल जाएगा। और यहाँ तो क्लियर दिख ही रहा है हमको, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, ठीक है ना, अति प्लस शय, अति शय हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी जो लाइन है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, कौन सा है, अति उपसर्ग है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे आप अधि प्लस कार, कार अलग कर दीजिए, अधि अलग कर दीजिए, तो यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा हमारा अधि, ठीक है ना, और अधि और ये कार अलग हो जाएगा। उपसर्ग कौन सा है, अधि। अधि प्लस पति, ये अधि अलग करेंगे, और ये अधि प्लस नायक, नायक अलग हो जाएगा और अधि अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से शब्दों को अलग करना है, शब्दांशों को। अनु प्लस चर, अब यहाँ पे देखो चर अलग हो जाएगा, अनु अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो उपसर्ग आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा बेटा, अनु आ जाएगा, अनु प्लस चर। अनु प्लस करण, अनु, यह यहाँ पे अनु प्लस सार, अनुसार, सॉरी, अनु प्लस सार, अनु प्लस शासन, तो ये अनु आ गया। इस लाइन में पूरी में क्या आया, अनु उपसर्ग आया, ठीक है। अप प्लस यस, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, अप आएगा, अप, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया, राइट। आदि में लगता है सर उपसर्ग, आदि में लगा हुआ है सर, ठीक है। और अपयश के बाद अपमान, अप प्लस मान, अप प्लस मान, अप प्लस कार, तो ये देखो अप और कार, अपकार, ठीक है, ओके। अभियान, अब यहाँ पे देखो अभी हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा उपसर्ग हो जाएगा और यान अलग हो जाएगा। अभी उपसर्ग हो जाएगा और शेक अलग हो जाएगा, अभिषेक, अभी अलग हो जाएगा, नय अलग हो जाएगा, नय, ठीक। अभी अलग हो जाएगा, मुख अलग हो जाएगा, अभिमुख, यानी कि सारी लाइन में क्या है, उपसर्ग, अभी उपसर्ग है, क्या है, अभी उपसर्ग है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, अव अलग कर देते हैं, गुण अलग हो जाएगा, अवगुण,
औ अलग हो जाएगा और गुण अलग हो जाएगा, अवगुण, ठीक। औ अलग हो जाएगा, नति अलग हो जाएगा, नति, अवनति, ठीक है। तो ये औ प्लस तार, औ अलग हो जाएगा, तार अलग हो जाएगा, अवतार। तो हमारा उपसर्ग कहाँ पे बैठा है, ये लगा है सर, तार के आगे लगा है, अवतार। औ प्लस तरण, तो ये औ लगा है, उधर तरण है, ठीक है ना, अवतरण। इसी प्रकार से आ प्लस जीवन, तो देखिए यहाँ पे ये आ उपसर्ग है हमारा और जीवन शब्द पूरा अलग है। तो उपसर्ग के रूप में क्या आया हमारे पास में, आ, क्या आया, आ, ठीक है ना, आजीवन, आ प्लस जीवन। आ प्लस गमन, आगमन। आ प्लस रक्षण, आरक्षण, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आ प्लस क्रमण, आक्रमण, ठीक है ना, तो ये आक्रमण हो गया। उत प्लस कर्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका उत, यह, और ये कर्ष अलग हो जाएगा, उत्कर्ष। उत प्लस तम, उत अलग हो जाएगा और तम अलग हो जाएगा, राइट। उत प्लस पत्ती, उत्पत्ति, यानी कि तीनों शब्द में जो शब्दांश है वो क्या है, वो उत है, क्या है, उत, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो उद प्लस गम, तो ये उद हमारा उपसर्ग है, उद निकाल लिया, गम अलग कर दिया, उद निकाल लिया, भव अलग कर दिया, उद्भव, ठीक है। कुल मिलाकर एक आसान सा तरीका है उपसर्ग को निकालने का कि जो मेन शब्द जो होता है उस मेन शब्द को अलग कर दो और उपसर्ग को अलग कर दो। ये शानदार ट्रिक एक तरह की आपके उपसर्ग को निकालने की, ठीक है ना। देखो भाई, जैसे ये आ लिखा रहा है, तो ये गमन शब्द अपने आप में कंप्लीट शब्द है कि नहीं, तो कंप्लीट शब्दों को निकाल दो अलग, और जो आगे का शब्द रहेगा उसे अलग कर दो, वो हमारा उपसर्ग आ जाएगा, राइट। तो देखो ये गमन, औ प्लस तार, तो तार होता है कि नहीं होता है, तार होता है, तो वो हमारा एक शब्द हो गया, राइट। और उस शब्द को छोड़कर जो अलग शब्द लगा है औ, वो पूरा अलग है। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, इस तरह से हम निकाल लेंगे क्या, उपसर्ग, ठीक है। उपकार, अपकार, ये कार अलग होती है, कार होती है, और कार में क्या लगा दिया, अप। तो मेन शब्द क्या है उसको अलग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप पहुंच जाएंगे उपसर्ग के पास में, ठीक है ना। उपसर्ग पकड़ने का सबसे शानदार तरीका है ये कि फटाक से आप देखें एक मेन शब्द क्या है और मेन को अलग कर दो और शब्दांश को अलग, शब्दांश ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, ठीक, ओके। और देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग को। देखिए उपसर्ग और शब्द, इस शब्द में उपसर्ग फाइंड आउट करना है। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि मेन शब्द जो है ना उसको अलग कर दो आप, ऑटोमेटिक ही उपसर्ग बाहर आ जाएगा। तो मेन शब्द क्या लग रहा है आपको, देश। अब देखो पा अगर जोड़ें इसमें तो प्रदेश तो कुछ होता नहीं है, प्रदेश जरूर होता है जो कि है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देश ही मेन शब्द है और इसके अलावा जो कुछ बचा है वो क्या है हमारे पास, वो उपसर्ग है, ठीक है ना। तो देखो ये फट से निकल के आ गया हमारे पास से क्या, उप। इस तरह देखो मेन शब्द क्या है, वन, और इसके अलावा जो शब्द है वो क्या, उप। तो उप क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, है ना। ये देखो मंत्री जी होते कि नहीं होते, तो मंत्री मेन शब्द हो गया और ये उप अलग हो गया, हो गया। ये हार अलग कर दो, हार होता है कि नहीं होता है, फूलों का हार, पराजय वाला हार, हार। और इसके अलावा जो शब्द बचा वो उप क्या हो गया हमारा, वो उपसर्ग हो गया। तो पूरी लाइन में क्या है, उप उपसर्ग है, ठीक है ना। मेन शब्द को पहचान लीजिए आप बस, बाकी बचा जो उपसर्ग, ठीक। दुर्जन, अब देखो बेटा ये जन शब्द, जन का मतलब क्या होता है, लोग, गण, मनुष्य, है ना। तो बचा क्या, ये दू बचा और ये आधा रा बचा उधर वाला, ऊपर वाला, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपसर्ग कौन, दुर। ये हलंत लगा देंगे अपन आधे रा के लिए, है ना। एक गम होता है कि नहीं, दुख वाला गम, गम होता है, तो बच क्या गया, ये दुर बच गया, तो इसमें भी दुर उपसर्ग हो गया। दशा, अच्छी दशा, बुरी दशा, दशा होती है कि नहीं, तो दशा मेन शब्द हो गया, बच क्या गया, ये फिर दूर बच गया, दूर। आचार, आचार विचार होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आचार अगर निकाल लिया तो बच क्या गया, फिर दूरी बच गया वापस। तो ऐसा कैसे, सैम दूर ये हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा आ निकल जाएगा, ठीक है ना। दुर प्लस आचार, दुराचार, राइट, ओके।
अगला देखिए दुष प्लस चरित्र। याद रखिए ये जो संयम आया है इसकी जगह क्या आएगा, आप जब इधर आएंगे ऐसे शब्दों को विशेष रूप से आप चिन्हित करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दुष, ये वाला दुष लगेगा, हमेशा याद रखना इसको। और देखो चरित्र मेन शब्द है हमारा, तो चरित्र अलग कर दिया और दुष अलग कर दिया, ठीक। दुष प्लस साहस, तो देखो वापस ये साहस मेन शब्द है, तो बचा क्या दुष, और दुष को जब बाहर निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा ये, राइट। फिर ये कर, टैक्स लगता है कि नहीं लगता है भाई, लगता है, तो कर तो शब्द होता है मेन, बचा क्या दुष, तो ये षटकोण भी सर्वोत्तम में चेंज होकर आएगा यहाँ पर, राइट। ओके, आप लोगों ने व्यंजन संधियां का जो नियम पढ़े होंगे उसमें सब क्लियर है ये कि क्यों ये षटकोण यहाँ सर्वोत्ता बनकर आ रहा है, क्यों संयम जो है सर्वोत्ता बन के आ रहा है, शाह बन के आ रहा है, ठीक है ऐसे। अब देखो यहाँ पर निर प्लस अपराध, छोटा आ इधर निकाल देंगे बाहर इस रा में, तो रा में फिर रा में आ छिपा है ना, तो आ छिपा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस आ को निकालना है, तो अपराध के साथ आ जाएगा वो, तो फिर रा स्वर रहित हो जाएगा, ठीक। तो स्वर रहित जब होता है तो उसमें लगता है क्या, हलंत, राइट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा निर, और बच क्या जाएगा बेटा, बच जाएगा सर अपराध, क्या बच जाएगा, अपराध, ठीक है। इसी प्रकार से देखो वापस आया क्या, ये जन अलग हो जाएगा और ये निर अलग हो जाएगा, तो सेम ऐसा कैसे आ जाएगा, निर प्लस जन। फिर आकार, निर प्लस आकार, बड़ा अलग कर दो, रा इधर आ जाएगा हलंत वाला, निर प्लस आकार, निर प्लस गुण, गुण मेन शब्द है, निर्गुण, ठीक। इसी प्रकार से निश प्लस सार, अब देखो सार होता है कि नहीं, किसी भी चीज का सार होता है, तो ये हो जाएगा निस, बाहर निकल जाएगा, तो ये निस ऐसे बाहर निकाल लेंगे, निस प्लस सार। फिर निस तार होता है कि नहीं होता है, होता है, तो तार मेन शब्द अलग हो गया, उपसर्ग अलग हो जाएगा, निस आपका, तो ये निस बाहर आ जाएगा। फिर चल, चल आगे चल पीछे चल, चल मेन शब्द है, और उसके अलावा बचा जो क्या, निश, तो संयम सर्वोत्तम में चेंज होकर आएगा उधर, ठीक है। निश प्लस चल, निश प्लस चित्त, हमारा मन होता है कि नहीं होता है, चित्त, चित्त मन वो, तो निश यहाँ से भी निकल जाएगा, राइट। चलिए उसके बाद देखिए निवारण, तो ये अलग हो जाएगा और ये नी अलग निकल के आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, नी। इसी प्रकार से पात अलग कर दो, मेन शब्द हो गया, और नी क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो नी हमारा उपसर्ग वापस ही आ गया। योग एक कंप्लीट शब्द है कि नहीं भाई, योग है, तो क्या लगा हुआ है, नी, नी हमारा उपसर्ग हो गया, अलग कर दो, कंप्लीट शब्द को अलग कर लो, बचा जो अलग कर दो, बचा हुआ जो रहेगा वो उपसर्ग ही रहेगा, ठीक। नी प्लस शैद, निषेध, तो सब में क्या है, नी उपसर्ग है, ठीक है भाई। और देखिए कुछ और संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए संस्कृत के अन्य उपसर्ग और भी देखिएगा, तो पराजय है, तो भैया हमको पता है जय कंप्लीट शब्द है, राइट। तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से बेटा, परा उपसर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, परा उपसर्ग हो जाएगा हमारा, ठीक। इसी तरह से भव कंप्लीट शब्द है, तो क्या निकल के आ जाएगा, परा। मर्श परा, परा उपसर्ग, क्रम अलग हो जाएगा, परा अलग हो जाएगा, तो सब में क्या हो गया, परा उपसर्ग हो गया, ठीक। जन कंप्लीट शब्द है, तो परि निकाल लो यहाँ से, तो ये परि हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, राइट। ओके, परि प्लस क्रम, तो फिर परि निकल जाएगा उपसर्ग हमारा। पूर्ण कंप्लीट शब्द है, परि वापस उपसर्ग है, ठीक। मान, इस मान को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मान, आपने ऋषि रा षटकोण संबंधी नियम पढ़ा होगा, है ना, कि ऋषि रा षटकोण के बाद यदि ना आए तो फिर वो अणा में बदल जाता है, तो परिमाण, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, परिमाण, है ना। मान तो माँ तो हो जाएगा, वो नाम उससे मतलब नहीं है, मान शब्द अलग निकाल देंगे, और परि हमारा क्या निकल जाएगा, मान सम्मान वाला मान, ठीक। और ये परि उसमें उपसर्ग हो जाएगा, राइट। संधि के नियम नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने, तो संधि जरूर देख लें एक बार आप जाकर, है ना, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए, विच्छेद कैसे करते हैं वो चीज़ वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। प्रख्यात, तो ये देखो ख्यात, कोई चीज़ बहुत ख्यात है मतलब प्रसिद्ध है, तो इसका अपना अर्थ है,
तो यह कंप्लीट शब्द है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा अलग से प्रा, तो ये हो गया प्रा उपसर्ग हमारा। बल फोर्स कंप्लीट शब्द है, प्रा उपसर्ग है, ठीक है ना, तो ये प्रा। स्थान, स्थान एक कंप्लीट शब्द है, अर्थ वहन करता है स्थान, तो ये हमारा प्रा हो गया उपसर्ग। कृति, माखनलाल चतुर्वेदी की कृति, सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति, कृति कंप्लीट शब्द है, तो प्रा क्या हो जाएगा शब्दांश अर्थात उपसर्ग हो जाएगा, ठीक, तो ये प्रा। कूल कंप्लीट शब्द है, प्रति उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है सर, ओके। प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष, संधि के नियम लागू हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्रति प्लस अक्ष, तो वापस प्रति हमारा क्या उपसर्ग और अक्ष हमारा मेन शब्द हो जाएगा। प्रति प्लस क्षण, प्रति उपसर्ग सर और क्षण मेन शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगाया गया है। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक कैसे टूटेगा, प्रति प्लस एक, राइट, तो ये प्रति क्या हो गया हमारा उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया, ठीक। विदेश अगला देखिए, तो देश कंप्लीट शब्द है बेटा, तो वी क्या निकल के आएगा सर, वी तो उपसर्ग निकल के आएगा, ओके। लाप, लाप क्या निकल के आया, वी उपसर्ग, ठीक। योग क्या निकल के आया, वी। पक्ष और वी निकल के आया विपक्ष, वी एक उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक। अब यहां पे देखिए सम प्लस कार, तो ये सम निकालेंगे, चंद्र बिंदु को इधर लेके आएंगे। आपने माँ संबंधी नियम पढ़े थे ना कि माँ के बाद अगर माँ आए तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माँ के बाद यदि माँ के अलावा कुछ आए तो वो माँ चंद्र बिंदु में अनुस्वार में बदल जाता है, राइट। तो देखो ये माँ के बाद माँ नहीं है ना, तो इसलिए ये चंद्र बिंदु वापस किस में आ गया, माँ में, और ये माँ किस में चला जाता है, ऐसे कंप्लीट होता है वर्ड तो अनुस्वार में, ठीक। संगम, सम प्लस गम, ठीक है ना, तो सम अलग हो जाएगा, गम अलग हो जाएगा। सम प्लस तुष्ट, संतुष्ट, सम प्लस भव, संभव, है ना, तो ये इस तरह से। ये जन कंप्लीट शब्द है, तो सु क्या निकल के आ जाएगा सर, सूतो, सरसूतो उपसर्ग है सर, क्या है उपसर्ग है, ठीक है। गम, सु गम, ठीक है ना, ये सु हो गया। शिक्षित मेन शब्द है शिक्षित, तो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा क्या, शु। पात्र, सुपात्र, ये हो गए भैया कंप्लीट आपके संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है ना, समझ में आया उपसर्ग। ये भाग 1 है, इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग लेके आएंगे आपके लिए क्या, भाग 2, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, और उसी के साथ साथ उसी में कोशिश करेंगे भाग 2 में कि अंग्रेजी के उपसर्ग भी आ जाए, अरबी फारसी वाले भी आ जाए, और संस्कृत के जो हैं उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत के अव्यय हैं वो भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो कैसा लगा आपको उपसर्ग वाला हमारा ये लेसन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू, शबा खैर, टेक केयर।